नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी का सुपर पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पर 30 प्रश्न रहेंगे और आप सभी को पता होगा कि इस यूट्यूब चैनल पर पूरे 100 टेस्टों की सीरीज चल रही है साथियों हिंदी की। तो उसमें आज का पेपर नंबर 54 है। अगर आप इन 100 टेस्टों को हल करते हैं तो गारंटीड है 30 में से 30 सही करने की एबिलिटी आपके अंदर हो जाएगी साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेवल 2 लेवल 1 दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी है और साथ में जो मुख्य परीक्षा होगी रीट की उसके लिए भी बेहद उपयोगी है ये। तो पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 है, विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनेगा? वैचारिक, विचारिक, विचोरिक और वैचारिक। तो साथियों प्रश्न संख्या 1 में एक बार आप विकल्पों को अच्छे से देख लीजिए और फिर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में जो आपके सही उत्तर होगा वो होगा साथियों विकल्प नंबर 4। क्यों होगा? क्योंकि विचार प्लस इक वैचारिक शब्द बनता है। अब इक में छोटी ई की मात्रा है, पहला विकल्प में रे में जो ई की मात्रा लग रही है वो बड़ी ई की लग रही है, इसलिए ये गलत है। तो चौथा ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, यथा स्थान में कौन सा समास है? अव्ययभाव, द्विगु, क्रमधारय और द्वंद्व। तो साथियों जो यथा स्थान जो शब्द है इसमें समास की बात करें तो यथा स्थान का समास विग्रह होगा स्थान के अनुसार। किसका होगा साथियों? यथा स्थान का समास विग्रह क्या होगा? स्थान के अनुसार। और यथा यहाँ पर आगे शब्द जुड़ रहे हैं तो इसमें अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है? जैसे यथा संभव, यथा स्थान, यथोचित। तो साथियों यथा शब्द जिसमें आगे जुड़ जाता है वो अव्ययभाव में चला जाता है क्योंकि यथा एक अव्यय शब्द है। तो अव्ययभाव समास इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 2 में प्रथम विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा और ब्रह्मा। तो साथियों तीसरे प्रश्न में इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है? अब देखो जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा तीनों ही ईश्वर के पर्यायवाची है, लेकिन ब्रह्मा जो शब्द है साथियों ये ईश्वर का नाम है न कि ईश्वर का पर्यायवाची। इसलिए आपके प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? आपके विकल्प नंबर 4 सही रहेगा प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके चौथा प्रश्न, जेहन का अर्थ किससे लिया जाता है? दिमाग से, ख्याल से, सपने से और दिल से। तो साथियों हमने जेहन शब्द को कई बार सुन भी रखा होगा। जेहन का अर्थ जो होता है कि यार मेरे जेहन से उतर गई बात, जेहन से उतर गई मतलब मेरे दिमाग से उतर गई। तो मतलब जो जेहन शब्द है इसका सामान्य अर्थ दिमाग से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? दिमाग से लिया जाता है। विकल्प आपके 1 प्रश्न संख्या 4 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 5वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 5, किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? वास्तविकता, ज्ञानवान, विशेषता और विचारधारा। साथियों इनमें से उस विकल्प का चुनाव कीजिए जिसमें कितने प्रत्यय लगे हुए हैं? 2 प्रत्यय लगे हुए हैं साथियों। देखो विचार प्लस धारा, विचारधारा से शब्द विचार प्लस धारा से विचारधारा शब्द बना है, इसमें 2 प्रत्यय नहीं हैं। विशेष जो शब्द है साथियों इसमें वी उपसर्ग है, शेष यहाँ पर मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय है। तो इसमें उपसर्ग है, प्रत्यय है, मूल शब्द है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि 2 प्रत्यय होने चाहिए तो इसमें भी सिर्फ एक ही प्रत्यय है, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। ज्ञानवान शब्द अगर हम देखें तो ज्ञान प्लस वान से ज्ञानवान शब्द बना है, इसमें भी एक ही प्रत्यय है साथियों। तो मतलब आपके सामने अब एक ही विकल्प बचा है, वो है प्रथम विकल्प वास्तविकता। वास्तविकता शब्द का निर्माण किससे हुआ है? वास्तव, वास्तव प्लस इक प्लस ता शब्द क्या बनेगा? वास्तविकता। तो मतलब वास्तविकता शब्द में कितने प्रत्यय लगे हुए हैं? 2 प्रत्यय लगे हुए हैं। तो इक और ता यहाँ पर आपके प्रथम विकल्प प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 6वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 6, भूखंड शब्द में कौन सा समास है? क्रमधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है और तत्पुरुष समास है। तो साथियों भूखंड शब्द का आप एक बार समास विग्रह कर लीजिए। साथियों भूखंड का समास विग्रह होगा भूमि का खंड। क्या होगा साथियों? भूमि का
खंड या भाग, तो संबंध का के की संबंध तत्पुरुष का ये उदाहरण है। कौन सा विकल्प? भूखंड। साथियों मतलब यहाँ पर ये जो चौथा विकल्प है तत्पुरुष वाला, यही आपके प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो आपके 7वां प्रश्न, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? गूदड़ी का लाल, आस्तीन का सांप, आँख का तारा और इनमें से सभी। तो देखो जो कपटी मित्र जो अर्थ होता है वो किस मुहावरे का अर्थ लिया जाएगा दिए गए विकल्पों में से। प्रश्न नंबर 7 में सही आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपके 7वें प्रश्न का सही आंसर होगा। देखो आँख का तारा तो बहुत प्रिय होने से लिया जाएगा, किससे? बहुत प्रिय होना, तो यह आपका आंसर नहीं है। कपटी मित्र के लिए आस्तीन का सांप जो है इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है साथियों। कपटी मित्र मतलब आस्तीन का सांप, तो सेकंड विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो दर्शन, मन, पराठा और सितार। तो बताओ वह शब्द बताना है जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। किसमें प्रयुक्त होता है? बहुवचन में। 8वें प्रश्न में अगर हम उत्तर देखें साथियों, तो मन, दर्शन, पराठा और सितार, इनमें से जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है वह शब्द है दर्शन। साथियों दर्शन कर लिए होता है, दर्शन कर लिया नहीं होता है। लिए मतलब बहुवचन का यहाँ पर बोध हो रहा है, अर्थात ये जो दर्शन शब्द है याद रखिए, आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, साथियों ये शब्द सदैव किस में होते हैं? बहुवचन में होते हैं साथियों। जो अभी मैंने शब्द बोले ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आंसू है, आपके होश है, आपके प्राण हैं, आपके हस्ताक्षर है, आपके दर्शन हैं, ये 4-5 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनको एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 8 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनेगा? घी, गीत, घर और सखी। तो प्रश्न संख्या 9 में कौन सा विकल्प आप सही करोगे साथियों? देखो कारक चिन्ह का प्रयोग कर लो लेकिन फिर भी उसका बहुवचन नहीं बनेगा। एक विकल्प ऐसा है यहाँ पर साथियों, सखी का सखियाँ हो जाता है, गीत का गीतों हो जाता है, घर का घरों हो जाता है, लेकिन घी शब्द जो है ये किसी भी प्रकार से नहीं बदलेगा। अर्थात यहाँ पर ये जो प्रथम विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 9 में, ये आपका सही उत्तर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10वां प्रश्न है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है और व्यंजन संधि है। तो देखो स्वच्छंद का संधि विच्छेद करके देखते हैं ताकि क्लियर पता चल जाए कि इसमें कौन सी संधि है। साथियों स्वच्छंद का संधि विच्छेद स्व प्लस छंद होगा। क्या होगा? स्व प्लस छंद बराबर यहाँ पर अगर आगे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो और बाद में छ आ जाए तो छ के पहले च का आगम हो जाता है, ऐसा ये व्यंजन संधि का नियम है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 10 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेंगे। कायर की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? अकायरता, कायरत्व, कायरपन और कायरता। साथियों कायर जो शब्द है एक विशेषण शब्द है, इसकी यदि हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर रहेगा साथियों? तो चलिए 11वें प्रश्न में राइट आंसर देख लेते हैं। ये जो कायर शब्द है इसकी भाववाचक संज्ञा कायरता बनेगी। क्या बनेगी साथियों? कायरता। आपके 11वें प्रश्न में 4th विकल्प सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो 12वां प्रश्न है, आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग व प्रत्ययों से बना हुआ है? आ, ई और कता, अधि, इक और ता, अधि, ई और कता और आद्य, क और ता। तो देखो आध्यात्मिकता शब्द का एक बार आपको विच्छेद करना पड़ेगा साथियों, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा तभी आपके ये क्वेश्चन सही हो पाएगा। तो देखो आध्यात्मिकता शब्द का निर्माण कैसे हुआ है? अधि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, अधि प्लस आत्म, अधि प्लस आत्म, फिर आत्म के बाद में प्लस इक,
इक के बाद में प्लस ता, मतलब इसमें साथियों अधि उपसर्ग है, आत्म में मूल शब्द है, इक प्रत्यय है और ता प्रत्यय है। तो यहाँ पर अधि, इक और ता किस में दे रखा है? विकल्प नंबर 2 में दे रखा है। कौन से विकल्प में दे रखा है? दूसरे विकल्प में दे रखा है। अधि उपसर्ग है, इक प्रत्यय है और ता प्रत्यय है। आध्यात्मिकता शब्द में 2 उपसर्ग है और एक उपसर्ग है और 2 प्रत्यय है। विकल्प 2 आपके 12वें प्रश्न में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो 13वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों को स्वर वाचन में सक्षम बनाना, छात्रों को शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना, छात्रों को सुलेख व श्रुतलेख लिखने में सक्षम बनाना और व्याकरण के नियमों का विशुद्ध ज्ञान देना। जो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं होगा उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 13 में करना है। साथियों, यहाँ पर हिंदी भाषा का जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं प्राथमिक स्तर में, वो चौथा विकल्प नहीं होता है, क्योंकि ये कह रहा है कि व्याकरण के नियमों का विशुद्ध ज्ञान। साथियों, व्याकरण के नियमों का विशुद्ध ज्ञान यहाँ पर उच्च स्तर पर करवाया जाता है। किस स्तर पर? उच्च स्तर पर करवाया जाता है, प्राथमिक स्तर पर नहीं करवाया जाता है। इसलिए आपके विकल्प नंबर जो 1 है, विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न नंबर 13 में, यही आपका सही आंसर होगा। बाकी प्रथम, दूसरा और जो तीसरा विकल्प है ये हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में आते हैं प्राथमिक स्तर पर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ 4th विकल्प आपके सही है। तो 14वां प्रश्न, पठन कौशल से अभिप्राय है लिपि चिन्हों की पहचान करना, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना और पढ़कर समझना। तो साथियों, जो पठन कौशल होता है, पठन कौशल मतलब जिसमें चीज़ों को पढ़ा जाता है, तो क्या शब्दों को पढ़ना ही पठन कौशल है, वाक्यों को पढ़ना पठन कौशल है, पढ़कर समझना पठन कौशल है, या लिपि चिन्हों की पहचान पठन कौशल है? तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव हमको करना पड़ता है साथियों। पठन कौशल का अर्थ दिए गए विकल्पों में से होता है पढ़कर समझना। क्या होता है साथियों? पढ़कर समझना। क्योंकि सिर्फ वाक्य पढ़ लिए, चिन्ह पढ़ लिए, शब्द पढ़ लिए, लेकिन अगर उनका अर्थ नहीं समझा तो वो पठन नहीं कहलाता है। इसलिए प्रश्न नंबर 14 में आपके जो चौथा विकल्प है ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। सुनने के कौशल में शामिल है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया देना, तीसरा है शांतिपूर्वक सुनना और चौथा है प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। तो देखो, श्रवण जो कौशल है इसके अंतर्गत जो शामिल है उसको आपको चिन्हित करना है प्रश्न संख्या 15 में। साथियों, सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति करना मतलब आपको फिर बेस्ट विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में देखो, चारों ही चीज़ें सुनने से संबंधित है, लेकिन जो बेस्ट विकल्प है वो है विकल्प नंबर 2, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। की रुचि के साथ सुनना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए और उसमें प्रतिक्रिया भी देना चाहिए। ये श्रवण कौशल का सबसे बेस्ट आंसर है साथियों प्रश्न नंबर 15 में। सेकंड विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16वां प्रश्न है, कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य होना चाहिए बच्चों को प्रसन्न करना, बच्चों को एकाग्रचित करना, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना और बच्चों को अनुशासन में रखना। तो यहाँ पर जो कहानी शिक्षण होता है साथियों, जो गद्य शिक्षण के अंतर्गत चलता है, ये जो हम इसका मूल उद्देश्य यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कहानी सुनाने का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए वो होता है साथियों बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, क्योंकि कहानी शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है? कल्पना शक्ति का विकास करना। तो 16वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 17, कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य है शब्द भंडार में वृद्धि करना, भावों की अनुभूति, तुकबंदी का ज्ञान और रोमांच की अनुभूति। तो कविता शिक्षण जो कि पद्य के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है साथियों? पद्य के अंतर्गत। इसके अंतर्गत सिखाने का जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है भाई शब्द भंडार में वृद्धि, तो गद्य शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों में आता है साथियों, गद्य शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों में। और यहाँ पर बात की जा रही है पद्य शिक्षण की। तो पहला विकल्प तो कतई आपका आंसर नहीं है। आपका प्रश्न संख्या 17 में जो सही उत्तर है वो है भावों की अनुभूति करना साथियों। भावानुभूति, रसानुभूति, ये चीज़ें पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण के अंतर्गत चलती है। तो 17वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को कम से कम 2 जगह शेयर जरूर करिएगा साथियों, अगर आपको अच्छा लगता है तो। देखो नेक्स्ट 18वें प्रश्न को देख लेते हैं। गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है भाषा का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, चरित्र निर्माण और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को हम यहाँ से हटा देते हैं। देखो गद्य शिक्षण का जो मूल उद्देश्य होता है साथियों, दिए गए विकल्पों के अनुसार भाषा का ज्ञान प्रदान करना आएगा। आपका आंसर क्या आएगा साथियों? भाषा का ज्ञान प्रदान करना। तो प्रथम विकल्प 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। तो 2 प्रणालियों को तो आप हटा सकते हो, एक तो अर्थबोध और एक व्याख्या। साथियों कक्षा अभिनय प्रणाली और रंगमंच प्रणाली में से आपको एक चुनाव करना है। देखिए वैसे तो उच्च स्तर पर तो रंगमंच प्रणाली को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर ऐसे विकल्प आपके सामने दे रखे तो आपको कक्षा अभिनय प्रणाली को सही करना है। क्यों? क्योंकि कक्षा अभिनय प्रणाली में जो छात्र होते हैं उनको पात्र के अनुसार विभाजित कर दिया जाता है, अलग अलग पात्र दिए जाते हैं, छात्र उसी पात्र के अनुसार कक्षा में ही अभिनय करते हैं। अब इससे समय की भी बचत हो गई है, खर्चा भी नहीं आया और साथियों अन्य कक्षाओं का शिक्षण भी बाधित नहीं हुआ और छात्रों में अभिनय कला का विकास भी हो जाता है। तो इसलिए इस विधि को श्रेष्ठ माना जाता है। तो मैं जाऊंगा यहाँ प्रथम विकल्प पर 19वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 20, लिखना है एक तरह की बातचीत, एक यांत्रिक कौशल, अत्यंत जटिल कौशल और पढ़ने के बाद सीखा जाता है। तो बताओ 20वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? लिखना क्या है साथियों? तो देखो लिखना अत्यंत जटिल कौशल या पढ़ने के बाद सीखा जाता है या यांत्रिक कौशल या बातचीत, दिए गए विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प है आपके विकल्प नंबर 1। लिखना भी एक तरह की बातचीत है, लिखकर भी हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं साथियों। तो 20वें प्रश्न में आपके इसमें भी प्रथम विकल्प ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो देखो 21वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि करना और भाषा का ज्ञान कराना। साथियों प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, दिए गए विकल्प सभी सही लग रहे होंगे आपको, लेकिन प्राथमिक स्तर पर वाचन का जो मुख्य उद्देश्य होता है साथियों, बोलने का मतलब शुद्ध उच्चारण क्षमता के विकास से लिया जाएगा कि जो बच्चे हैं वो जो शब्द वो बोलते हैं उनका उच्चारण सही तरीके से करें, उनका उच्चारण अशुद्ध न करें। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 21 में सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 22, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। आपको सही विराम चिन्हों वाला वाक्य बताना है। पहला विकल्प, जो पत्र आज आया है, रिक्त स्थान है जिसकी रिक्त स्थान क्या सॉरी यहाँ पर ये विराम चिन्ह है और बाद में एक और विराम चिन्ह है। चारों ही विकल्प वही है कि जो पत्र आज आया है कहाँ है। तो अब आपको यहाँ पर सही विराम चिन्हों वाला वाक्य ढूंढना है प्रश्न संख्या 22 में। साथियों देखो जो पत्र आज आया है कहाँ है, बिल्कुल सही हो सकता है। जो पत्र आज आया है कहाँ है, तो यहाँ विस्मय सूचक चिन्ह नहीं लगेगा। जो पत्र आज आया है सही है, कहाँ है यहाँ पर प्रश्नवाचक लगना चाहिए, तो ये दोनों गलत। जो पत्र आज आया है कहाँ, तो ये तीनों ही गलत है, दूसरा तीसरा चौथा। ओनली प्रथम विकल्प ही आपका प्रश्न संख्या 22 में सही उत्तर है। जो पत्र आज आया है ये अल्पविराम चिन्ह और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा साथियों। तो यहाँ फर्स्ट विकल्प आपके सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 23वां प्रश्न देखेंगे। शुद्ध शब्द है, उज्ज्वल का शुद्ध शब्द आपको बताना है। साथियों उज्ज्वल का जो शुद्ध शब्द होता है उसमें पूरा जे नहीं होता है पहली बात तो पूरा जे कहाँ पर है, यहाँ पे है, तो पहला और तीसरा विकल्प गलत है। अब उज्ज्वल होता है या उज्ज्वल होता है साथियों, तो जो जो शुद्ध शब्द है उज्ज्वल का वो आपके विकल्प नंबर 4 में दे रखा है। उज्ज्वल को इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें दोनों ही जे आधे होते हैं साथियों। विकल्प 4 आपके 23वें में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आएंगे। तो 24वां प्रश्न देख लेते हैं। संतोष का विलोम शब्द होगा असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष और असंतोषी। तो भाई संतोषी थोड़ी है जो असंतोषी होगा, तो ये गलत है। संतुष्ट का असंतुष्ट होता है साथियों, निसंतोष या असंतोष। 24वें प्रश्न में राइट आंसर है
संतोष का जो विलोम है वो असंतोष होगा। क्या होगा साथियों? असंतोष। विकल्प नंबर आपका 3 24 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 25वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है बहादुर, वीर, दबंग और युयुत्सु। साथियों, युयुत्सा युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा क्या कहलाती है? युयुत्सा कहलाती है। और युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सु कहलाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ेंगे। देखो, साइकोलॉजी टीचिंग मेथड के भी 100 टेस्ट चल रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, 100 टेस्टों की सीरीज चल रही है हिंदी साइकोलॉजी टीचिंग मेथड की। राजस्थान जीके की क्लास आपके लिए लेकर चला रहा हूं और साथ ही मेगा टेस्ट का आयोजन भी आपके लिए हर 5-7 दिन में कर रहा हूं साथियों। तो इतनी सारी चीज़ें निःशुल्क हो रही है, फ़ायदा जरूर उठाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 26, इन प्रत्यय का प्रयोग जिस शब्द में हुआ है वह शब्द है पुजारिन, कठिन, चिन्ह और मीन। तो साथियों, जो इन प्रत्यय का प्रयोग इनमें से किस विकल्प में हुआ है वो आपको देखना है। साथियों, मीन में तो बड़ी की मात्रा लग रही है, ऐसा कोई प्रत्यय लगा ही नहीं हुआ है। चिन्ह मूल शब्द है साथियों, इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो कठिन या पुजारिन, साथियों कठिन भी मूल शब्द है, इसमें भी इन प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। जो पुजारिन शब्द है, पुजारी प्लस इन पुजारिन शब्द बनता है, बिल्कुल इसमें इन प्रत्यय लगा हुआ है। तो 26वें में आपके कौन सा विकल्प सही है साथियों? विकल्प नंबर 1 सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 27वां प्रश्न देख लेते हैं। किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है? तो देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण, वी प्लस ऊ है, व्यू है, दे प्लस इनी, दायिनी और अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। तो जिस विकल्प में अयादी संधि का उदाहरण है प्रश्न नंबर 27 में, उसका चयन आपको करना है साथियों। तो एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए प्रश्न के विकल्पों को और फिर आपके सही उत्तर का चयन करना है। अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी शब्द बनता है, यहाँ अयादी नहीं बल्कि यण संधि लग रही है साथियों। वी प्लस ऊ है, व्यूह बनता है, यहाँ पर भी इसमें यण संधि है। देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण बनता है, इसमें भी यण संधि है। मतलब तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 27 में, क्योंकि दे प्लस इनी शब्द बन रहा है दायिनी। साथियों, आई शब्द बन जाएगा बड़ा ए से, ठीक है। अतः ये एक अयादी संधि का उदाहरण है। तो 27वें में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 28वां प्रश्न देखेंगे। किस क्रम में क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है? संसार, सागर, देह, लता, जग बीती और भला मानस। तो देखो, जिस विकल्प में क्रमधारय समास नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 28 में करना है साथियों। तो भला है जो मानस मतलब मनुष्य से लिया जाता है, तो मनुष्य की विशेषता क्या है कि वो भला है। तो ये एक क्रमधारय समास का उदाहरण है और आपको क्या देखना है? उदाहरण नहीं है। देह लता में भी क्रमधारय समास है, संसार सागर में भी क्रमधारय है, लेकिन जग बीती जग पर बीती होता है साथियों। इसमें क्रमधारय समास नहीं है बल्कि इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है इसमें? तत्पुरुष। तो विकल्प नंबर आपका 3 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 29वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए 29वां प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन और श्रुतलेख। तो साथियों, जो सबसे कम प्रभावी तरीका है, मैंने इस प्रश्न को शायद पिछले टेस्ट में भी करवाया था, वो था साथियों श्रुतलेख। आपके फोर्थ विकल्प सही है। मैंने इस प्रश्न को पिछले टेस्ट में अच्छी तरह से आपको समझा दिया था, क्योंकि श्रुतलेख में सिर्फ सुनकर लिखा जाता है और कहानी कहने में, कहानी लिखने में और घटना वर्णन में खुद के विचार भी उसमें ऐड हो सकते हैं। तो अतः चौथा विकल्प आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। कमेंट करके जाना 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और टेस्ट आपको कैसा लगा। अगर टेस्ट आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, 2 लोगों के पास टेस्ट को जरूर भेजिएगा साथियों। तो चलिए अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन मौन पठन का प्रकार नहीं है? सस्वर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन और द्रुत पठन। तो देखो, यहाँ पर मौन पठन मतलब मन ही मन में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो कहलाता है मौन पठन।
तो मौन पठन, द्रुत पठन, अर्थ पठन होता है मौन पठन का प्रकार, लेकिन सहस्वर पठन नहीं होता है, क्योंकि सहस्वर पठन तो सहस्वर पठन का प्रकार, इसमें तो बोला जाता है और मौन पठन में बोला नहीं जाता है साथियों। तो ऐसा कोई प्रकार मौन पठन का नहीं होता है। विकल्प 1 आपके 30वें पृष्ठ में सही है। तो ये आपके पेपर नंबर 54 कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले के 53 पेपर आप यहाँ एंड स्क्रीन में ये जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है ना, इस पर टच करके देख सकते हो। सारे 53 टेस्ट निःशुल्क है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।